हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर। हमारे न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। इस चैनल पर जीके जीएस, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग आदि वीडियो प्रतिदिन अपलोड की जाती हैं। आज का टॉपिक होगा हमारा भौतिक विज्ञान, जो कि इस टॉपिक्स में किसी भी एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं भौतिक विज्ञान से। जैसे आरआरबी ग्रुप डी में तो 15 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं भौतिक विज्ञान क्लास में, देखते हैं इसके बारे में कंसेप्ट चीज़ों को, फैक्चुअल चीज़ों को और इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। तो देखते हैं भौतिक विज्ञान पार्ट ए। इस वीडियो में मात्रक, मूल मात्रक, राशियाँ, गति ये क्या होती है, इनके बारे में कंसेप्ट देखेंगे। तो देखते हैं मात्रक क्या होता है। मात्रक होता है भौतिक राशियों के मापन के निर्देश मानक को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। तो भौतिक राशियों के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। तो देखते हैं मूल मात्रक क्या होते हैं। मूल मात्राओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट देखते हैं कौन कौन। तो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों को व्यक्त करने वाले प्रयोग किए जाने वाले मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक को व्यक्त करने की तीन पद्धतियाँ हैं। कौन कौन सी तीन पद्धति हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो एक है हमारी CGS पद्धति, एक है FPS पद्धति और एक है MKS पद्धति। तीसरी कौन सी पद्धति है? MKS पद्धति। देखते हैं CGS पद्धति में क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो CGS पद्धति में इस पद्धति के अनुसार लंबाई सेंटीमीटर में, द्रव्यमान ग्राम में और समय सेकंड में होता है। देखते हैं FPS पद्धति में इस पद्धति के अनुसार लंबाई फुट में होती है, द्रव्यमान पाउंड में और समय सेकंड में होता है। तो ये CGS पद्धति और FPS पद्धति में लंबाई किस में होती है? सेंटीमीटर में। CGS पद्धति में लंबाई सेंटीमीटर में और द्रव्यमान ग्राम में, समय सेकंड में होता है। देखते हैं MKS पद्धति। MKS पद्धति इस पद्धति के अनुसार लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में, समय सेकंड में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी पद्धतियाँ। देखते हैं सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट, SI पद्धति के बारे में देखते हैं। SI पद्धति यह MKS पद्धति का विस्तृत रूप होता है। SI पद्धति पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7। मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7 बताई गई, यह 7 है। देखते हैं कौन कौन से मूल मात्रक होते हैं 7, उनके बारे में बात करते हैं। तो भौतिक राशि, मात्रक और उनके संकेत। भौतिक राशि में लंबाई का मात्रक मीटर, संकेत m। द्रव्यमान, इसका मात्रक किलोग्राम, संकेत क्या? kg। समय मात्रक सेकेंड, संकेत s। ताप केल्विन, संकेत k। विद्युत धारा एम्पियर, संकेत a। ज्योत तीव्रता कैंडेला, संकेत CD। और सातवां हमारा क्या है? पदार्थ के परिमाण, इसका मात्रक क्या होता है? मोल। इसका मात्रक संकेत होता है MD। देखते हैं संपूरक मात्रक कौन कौन से होते हैं। संपूरक मात्रक तो समतल कोण, इसका मात्रक रेडियन, संकेत RAD। घन कोण, इसका मात्रक स्टेरेडियन, संकेत SR। देखते हैं कुछ पुराने मात्रक और उनके नए नाम। तो ताप पहले क्या कहते थे इसे? डिग्री सेंटीग्रेड। नया नाम डिग्री सेल्सियस। आवृत्ति को कंपन सेकंड कहते थे, अब क्या कहते हैं इसे? हर्ट्ज। ज्योत तीव्रता कैंडेला शक्ति,
अब इसे क्या कहते हैं, कैंडिला। देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक देखते हैं, वे मात्रक जो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। देखते हैं प्रकाश वर्ष क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। कितने वर्ष में, एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁵ मीटर या 9.46 10⁻12 किलोमीटर। देखते हैं पार्सेक। पार्सेक क्या होता है, पार्सेक यह दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक होता है पार्सेक। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, या इसे कह सकते हैं 3.08 10⁻16 मीटर एक पार्सेक बराबर। देखते हैं न्यूटन। न्यूटन क्या होता है, न्यूटन के बारे में बात करते हैं। यह बल का एसआई मात्रक है, किसका, बल का। जबकि बल का सीजिस पद्धति मात्रक डाइन होता है, तो बल का एसआई पद्धति मात्रक न्यूटन होता है और सीजिस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। देखते हैं 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से, 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन। देखते हैं जूल। जूल यह कार्य का एसआई मात्रक है। सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है, अर्घ। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 जूल बराबर कितना होता है, 10⁻7 अर्घ। देखते हैं माइक्रोन क्या होता है। माइक्रोन, तो इसका प्रतीक क्या होता है, स्मॉल यू, इसे कहते हैं म्यू से व्यक्त करते हैं। यह 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। और माइक्रोन, यह 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। माइक्रोन का प्रयोग जीवाणु की आकृति व आकार मापने में किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर होता है, 1 माइक्रोन बराबर। देखते हैं एंगस्ट्रॉम क्या होता है। यह दूरी मापने की सूक्ष्मतम इकाई है, सबसे छोटी इकाई है एंगस्ट्रॉम। यह तरंग दैर्घ्य मापने में प्रयोग किया जाता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10⁻10 मीटर। देखते हैं गति। गति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोशन। तो गति को इंग्लिश में कहते हैं मोशन। देखते हैं इसमें क्या पढ़ेंगे, तो अदिश राशियों से इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। देखते हैं अदिश राशियाँ क्या होती हैं, तो अदिश राशियाँ क्या होती हैं, इन्हें क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं, अदिश राशियाँ कहते हैं, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे उदाहरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए उदाहरण। तो इसमें कौन सी होती हैं अदिश राशियाँ, दूरी, चाल, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, आयतन, द्रव्यमान, ताप, दाब, ये सभी अदिश राशियाँ होती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में पूछ लेगा कि चाल कौन सी राशि अदिश है या सदिश है, तो इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनते रहते हैं इस तरह के। देखते हैं अगला हमारा है सदिश राशियाँ। तो सदिश राशि इंग्लिश क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। देखते हैं वे भौतिक राशियाँ जिनको परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहते हैं, सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे कौन कौन से, इसे एग्जाम्पल देखते हैं सदिश राशियाँ का। विस्थापन, बल, त्वरण, संवेग, आवेग, बल, आघूर्ण, ये सभी सदिश राशियों के उदाहरण हैं। देखते हैं दूरी। दूरी क्या होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दूरी। निश्चित समय अंतराल
किसी गतिमान पिंड या वस्तु के द्वारा तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। इसको कहते हैं तय की गई लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी। इसका मात्रक मीटर होता है। दूरी बराबर तो हम लोग सभी जानते हैं कि दूरी बराबर 4 गुणे समय होता है। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। देखते हैं विस्थापन। इंग्लिश में विस्थापन को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट। देखते हैं विस्थापन एक निश्चित दिशा में किसी तय की गई प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी क्या कहते हैं? विस्थापन। देखते हैं इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। विस्थापन प्लस माइनस तथा शून्य भी हो सकता है। इसका मात्रक मीटर होता है। विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। डिस्प्लेसमेंट इसका यूज कहाँ पे होता है? कार बराबर जब हम और निकालते हैं एफ इंटू एस, तो अब डिस्प्लेसमेंट होता है डी, से हम कहते हैं दूरी। देखते हैं चाल या गति क्या होती है? तो एकांक समय में किसी गतिमान पिंड या वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चाल बराबर दूरी बटे समय। देखते हैं इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। देखते हैं वेलोसिटी क्या होता है? वेग। वेलोसिटी वेग। एक निश्चित दिशा में तथा एकांक समय में प्रति सेकंड तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे घड़ी। वेग हमेशा विस्थापन पर निर्भर करता है। पूछा जाता है वेग किस पर निर्भर करता है? तो विस्थापन पर निर्भर करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से। देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है? वेग बराबर विस्थापन बटे समय। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। देखते हैं त्वरण। त्वरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एक्सेलरेशन। देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है? तो धनात्मक वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर क्या होता है? धनात्मक वेग परिवर्तन बटे समय। तो इसका क्या होगा? ये बराबर जब निकालेंगे तो क्या फार्मूला होता है? अंतिम चाल और प्रारंभिक चाल बटे, तो अंतिम चाल को क्या कहते हैं? वी। इसको कहते हैं यू। अपान कितना हो जाएगा? टी। तो ये जब त्वरण निकालेंगे, त्वरण बराबर होता है धनात्मक वेग परिवर्तन बटे समय। देखते हैं इसका मात्रक क्या होता है? तो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या देखते हैं मंदन, रिटार्डेशन। देखते हैं ऋणात्मक वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं मास क्या होता है? मास। मास मीन्स क्या होता है? द्रव्यमान। किसी वस्तु या पिंड का द्रव्यमान उस वस्तु या पिंड में उपस्थित पदार्थ की मात्रा होती है। द्रव्यमान पर स्थान परिवर्तन का प्रभाव नहीं होता। पूछा जाता है किसमें स्थान परिवर्तन का प्रभाव नहीं होता है? तो द्रव्यमान में स्थान परिवर्तन का प्रभाव नहीं होता है। देखते हैं द्रव्यमान पर अवस्था परिवर्तन का प्रभाव नहीं होता है। तो इसमें अवस्था परिवर्तन का प्रभाव भी नहीं होता है और स्थान परिवर्तन का प्रभाव भी नहीं होता है। किसमें? द्रव्यमान में। देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है? F बराबर m गुणे ए। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। जब द्रव्यमान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? m बराबर F अपान ए। द्रव्यमान बराबर बल बटे त्वरण। देखते हैं भार, वेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वेट। वह बल, भार वह बल है जिसे बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो भार वह बल है जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करते, उसे क्या कहते हैं? भार। देखते हैं वेरी वेरी पॉइंट
वेरी इंपॉर्टेंट है इसके पॉइंट। देखते हैं भार। भार हमेशा जी के मान पर निर्भर करता है। यदि जी का मान कम है तो भार भी कम होगा, यदि जी का मान अधिक है तो भार भी अधिक होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट। अगर जी का मान कम है तो भार भी क्या होगा, कम होगा। अगर जी का मान अधिक है तो भार भी क्या होगा, अधिक। जी का मान कितना होता है, जी बराबर गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, जी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखते हैं जी का मान सबसे अधिक ध्रुवों में होता है। किसमें होता है, ध्रुवों, दक्षिणी ध्रुव में। ध्रुवों में कहाँ पे, दक्षिणी ध्रुव में, क्योंकि ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या का मान सबसे कम होता है, इसलिए ध्रुवों में कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, दक्षिणी ध्रुव पर। जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, सेकंड स्क्वायर होता है। देखते हैं इसके पॉइंट। विषुवत या भूमध्य या जीरो रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी की त्रिज्या ज़्यादा होती है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। पृथ्वी तल से ऊपर की तरफ अथवा नीचे की तरफ जी का मान घट जाता है। देखते हैं चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कितना होता है, 1/6 होता है। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 होता है। देखते हैं संवेग, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग क्या होता है, P बराबर m/v। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। देखते हैं आवेग। आवेग क्या होता है, आवेग मीन्स होता है इम्पल्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इम्पल्स। जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं, उस वस्तु का आवेग कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका फार्मूला आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल बराबर संवेग में परिवर्तन। देखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूटन के गति विषयक नियम। देखते हैं न्यूटन के गति विषयक नियम। न्यूटन ने अपने नियमों का वर्णन अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में किया। न्यूटन के 3 नियम, न्यूटन ने कितने नियम दिए, 3 नियम। देखते हैं कौन कौन से नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इनके तीनों नियम। देखते हैं न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहलाता है, जड़त्व का नियम भी कहलाता है, क्योंकि यह अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। अवस्था परिवर्तन का विरोध कौन सा न्यूटन का नियम करता है, तो प्रथम नियम कहता है। इसे क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम गैलीलियो का नियम भी कहलाता है। तो न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, क्योंकि इस पर गैलीलियो ने भी कार्य किया था या काम किया था, इसलिए क्या कहते हैं, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। तो न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। यह अवस्था परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। न्यूटन का प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, क्योंकि इसने पहले, न्यूटन से पहले इसने, गैलीलियो ने इस पर काम किया था। देखते हैं तो प्रथम नियम क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उसमें बाह्य बल न लगाया जाए। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल न लगाया जाए। देखते हैं एग्जाम्पल, वाहनों में सीट बेल्ट का प्रयोग इस नियम में क्या किया जाता है, वाहनों में
वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नोट। देखते हैं, ठहरी हुई मोटर गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे पीछे व्यक्ति को पीछे की ओर उसमें बैठे पीछे व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। उसमें बैठे व्यक्ति को पीछे की ओर क्या लगता है? धक्का लगता है। जैसे अगला पॉइंट है, कंबल को पकड़कर डंडा मारने से धूल के कण नीचे गिरते हैं। तो पूछा जाता है किस नियम में कंबल को पकड़कर डंडा मारने से धूल के कण नीचे गिरते हैं? तो न्यूटन के प्रथम नियम, इसे क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं, गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द्वितीय नियम। न्यूटन का द्वितीय नियम, इसे संवेग नियम भी कहते हैं। जब किसी वस्तु या पिंड का गतिमान बल लगाते हैं तो उसमें निश्चित रूप से त्वरण उत्पन्न होता है। जब किसी वस्तु पर पिंड या गतिमान बल लगाते हैं तो उसमें निश्चित रूप से त्वरण उत्पन्न हो जाता है। जैसे इसका फार्मूला क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो F बराबर ma, F बराबर ma, जहाँ m क्या है? द्रव्यमान, a क्या? त्वरण, F क्या? बल। देखते हैं इसको उदाहरण क्या होता है द्वितीय नियम का उदाहरण। क्रिकेट के खेल में बल्लेबाज द्वारा गेंद को हिट करने के बाद जो खिलाड़ी इस कैच करता है वह अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है ताकि उसको चोट न लगे। तो इस नियम के अनुसार क्रिकेट के खेल में बल्लेबाज द्वारा गेंद को हिट करने के बाद जो खिलाड़ी इस कैच को करता है वह अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है ताकि उसको चोट न लगे। साइकिल सवार द्वारा साइकिल का चलाना इस नियम से संबंधित है। देखते हैं तीसरा नियम क्या कहता है? तो न्यूटन का थर्ड लॉ, इसे तीसरा नियम कहते हैं। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो पूछा जाता है न्यूटन ने किस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं? तो न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। देखते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या होता है। जब कोई प्रथम वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी प्रथम वस्तु पर बल लगाएगी, उतना ही बल लगाती है लेकिन वह विपरीत दिशा में। अगर ये कोई वस्तु है इस तरह से भी बल लगाया जाए और इस तरह से भी बल लगाया जाए तो ये क्या रहेगी? स्थायी रहेगी कि नहीं? दोनों विपरीत दिशा में बल लगाते हैं। तो जब कोई प्रथम वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी प्रथम वस्तु पर बल लगाती है। जैसे हम लोग दीवार को क्या करें? धक्का दें। तो देखते हैं आगे पॉइंट इसके। तो F1 बराबर माइनस F2। देखते हैं उदाहरण इसका। बंदूक से गोली चलाने पर व्यक्ति को पीछे की तरफ झटका लगता है जबकि गोली आगे की तरफ जाती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये न्यूटन के थर्ड लॉ से संबंधित। अगला पॉइंट क्या है? कुएं से पानी की बाल्टी खींचने पर यदि रस्सी टूट जाए तो झटका पीछे की तरफ लगता है। कहते हैं घर्षण बल आघूर्ण क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स होता बल आघूर्ण। कहते हैं बल आघूर्ण क्या होता है? जब कोई पिंड किसी अक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति होती है तो उसे बल आघूर्ण कहते हैं। यह एक सदिश राशि, बल आघूर्ण कैसी राशि है? सदिश। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। इसे जड़त्व आघूर्ण भी कहते हैं। तो बल आघूर्ण को जड़त्व आघूर्ण भी कहते हैं। इसे बल आघूर्ण को टाउ से व्यक्त करते, टाउ बराबर F/d। इसका उदाहरण क्या होता है? स्क्रू गेज और चकिया इसके उदाहरण है बल आघूर्ण के। देखते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। तो विश्व में पदार्थ का प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसे गुरुत्वाकर्षण नियम भी कहते हैं। तो देखते हैं गुरुत्वाकर्षण नियम के
कौन कौन से पॉइंट इसे जी से व्यक्त करते हैं। जी बराबर क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक होता है। F बराबर जी m1 m2 अपॉन कैपिटल R स्क्वायर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी का मान कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻11। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। देखते हैं लिफ्ट में पिंड का भार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लिफ्ट में पिंड का भार क्या होता है, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो उसमें उपस्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, एवं जब लिफ्ट नीचे की तरफ आती है तो उसमें उपस्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट समान वेग से जाती है तो त्वरण क्या होता है, इसमें शून्य होता है। पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला पॉइंट क्या है, जब लिफ्ट नीचे की तरफ आती है तो बीच में उसकी डोरी टूट जाए। जब लिफ्ट नीचे की तरफ आती है, बीच में उसकी डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की तरह व्यवहार करने लगेगा तथा उसमें उपस्थित वस्तु या व्यक्ति का भारहीनता महसूस होगा, भारहीनता महसूस करता है। देखते हैं अगला पॉइंट इसका क्या है, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आती है, यदि उसके त्वरण का मान गुरुत्वीय त्वरण के मान से अधिक हो जाए तो उसमें उपस्थित पिंड जाकर उसकी छत से टकरा जाएगा। देखते हैं लोलक क्या होता है, इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, लीवर। एक इंग्लिश में क्या कहते हैं लीवर को, यकृत। इसमें 3 बिंदु होते हैं उत्तोलक में। कितने होते हैं, तोलक में 3 बिंदु होते हैं, आलम्ब, भार, आयास। आलम्ब को क्या कहते हैं, फुलक्रम, भार को लोड, आयास को एफर्ट कहते हैं। तो आलम्ब क्या होता है, प्रथम वर्ग का उत्तोलक। तृतीय वर्ग का क्या है, ये तृतीय वर्ग का है। तो देखते हैं प्रथम वर्ग के उत्तोलक कौन कौन से होते हैं। तो प्रथम वर्ग के उत्तोलक में आलम्ब बीच में होता है। तो बीच में क्या होता है, आलम्ब। देखते हैं कौन कौन से उदाहरण हैं जिसमें आलम्ब बीच में होता है। तो कैंची, प्लास, तराजू, कील उखाड़ने की मशीन, साइकिल के ब्रेक, ये सभी प्रथम वर्ग के उत्तोलक हैं। इसमें क्या होता है, बीच में आलम्ब होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए। देखते हैं प्रथम वर्ग के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ क्या होता है, 1 से कम या 1 से अधिक कुछ भी हो सकता है यांत्रिक लाभ प्रथम वर्ग के उत्तोलक में। देखते हैं द्वितीय वर्ग का उत्तोलक। द्वितीय वर्ग का उत्तोलक, इस उत्तोलक में बीच में भार होता है। देखते हैं उदाहरण कौन कौन से हैं, सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिया की कूड़े ढोने वाली गाड़ी। इसमें यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होता है। तो नींबू निचोड़ने की मशीन किस उत्तोलक का उदाहरण है, तो द्वितीय वर्ग का उत्तोलक का उदाहरण है। देखते हैं तृतीय वर्ग के उत्तोलक कौन कौन से पॉइंट हैं। तो इसमें बीच में क्या होता है, आयास। आयास क्या कहते हैं इंग्लिश में, एफर्ट। देखते हैं उदाहरण जिसमें बीच में आयास होता है, चिमटा, खेत जोतने वाला हल, मनुष्य का हाथ। देखते हैं इसमें यांत्रिक लाभ क्या होता है, 1 से कम होता है। 1 से अधिक किसमें होता है, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में होता है। देखते हैं कार्य, ऊर्जा और सामर्थ्य के बारे में। कार्य, ऊर्जा और सामर्थ्य। देखते हैं कार्य क्या होता है, जब किसी वस्तु पर लगाया जाता है, जब किसी वस्तु पर लगाया जाता है तो उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। कार्य क्या है, एक अदिश राशि है। देखते हैं ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा या एनर्जी। इसका मात्रक जूल होता है, कार्य का मात्रक भी जूल होता है। देखते हैं यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी। तो किसी कार्य के करने से हमें
जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो किसी कार्य के करने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा। देखते हैं गतिज ऊर्जा क्या होती है। किसी वस्तु में उसकी उपस्थित गति के कारण उत्पन्न हुई ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो उस वस्तु में उपस्थित गति के कारण उत्पन्न हुई ऊर्जा क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसका फार्मूला। ये इससे आरआरबी ग्रुप डी में न्यूमेरिकल बन सकते हैं। तो देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा को तो 1/2 mv², मतलब हाफ mv² कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? हाफ mv²। देखते हैं अगला पॉइंट, बंदूक से निकली गोली में लक्ष्य भेदने की क्षमता, आंधी में टीन उखाड़ने की क्षमता क्या है? गतिज ऊर्जा के उदाहरण। हथौड़े द्वारा कील गाड़ने की क्षमता, ये सभी क्या है? गतिज ऊर्जा के उदाहरण। देखते हैं स्थित ऊर्जा क्या होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी वस्तु या पिंड में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे स्थित ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण, तनी हुई स्प्रिंग में संचित ऊर्जा। स्थित ऊर्जा का क्या होता है फार्मूला? mgh होता है स्थित ऊर्जा का, द्रव्यमान गुणे देखते हैं इसके पॉइंट। बने हुए बांध द्वारा पानी में संचित ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा। पूछा जाता है घड़ी की चाबी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो यह स्थित ऊर्जा होती है। देखते हैं, सामर्थ्य या शक्ति क्या होता है? पावर, इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? पावर। कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। इसका मात्रक वाट होता है। अन्य मात्रक अश्वशक्ति भी होता है। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। सामर्थ्य P बराबर W/T। ये फार्मूला इम्पोर्टेंट है, इससे आरआरबी ग्रुप डी में न्यूमेरिकल बनते हैं। देखते हैं, जूल/सेकंड, इसका मात्रक क्या होता है? वाट। देखते हैं 1 किलोवाट में कितना होता है? 1000 वाट। 1 मेगावाट में 10⁶ वाट। 1 वाट घंटा में 3600 जूल होते हैं। देखते हैं द्रव्यमान ऊर्जा, E बराबर mc²। आइंस्टीन का द्रव्यमान समीकरण है E बराबर mc²। ये क्या है? एनर्जी। m क्या है? द्रव्यमान। c क्या है? प्रकाश की चाल। तो द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा होती है तथा ऊर्जा कार्य करने की क्षमता होती है। देखते हैं डिफिनेशन, किसी पदार्थ में उपस्थित ऊर्जा उस पदार्थ के द्रव्यमान के कारण होती है। तो आइंस्टीन का द्रव्यमान समीकरण क्या है? E बराबर mc²। E क्या है? ऊर्जा। m क्या है? द्रव्यमान। c क्या है? प्रकाश की चाल। c बराबर क्या होता है? प्रकाश की चाल का मान क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये होता है प्रकाश की चाल। देखते हैं ऊर्जा का रूपांतरण और उसके रूप। देखते हैं, डायनमो उपकरण है। डायनमो यह रूपांतरण किसमें करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। मोमबत्ती यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। देखते हैं, सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। देखते हैं, विद्युत मोटर को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी उपकरण और उसके प्रयोग। देखते हैं, भू-स्थायी उपग्रह जिसे क्या कहते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। देखते हैं, ऐसा उपग्रह जिसका परिक्रमण काल
पृथ्वी के परिभ्रमण काल से क्या होता है, काल के बराबर होता है, अर्थात 24 घंटे में होता है। यह उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर भी पृथ्वी की परिक्रमा करता है। कितने किलोमीटर में रहकर? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। देखते हैं पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। देखते हैं वह न्यूनतम वेग जिस वेग से किसी वस्तु या पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह वस्तु लौटकर वापस नहीं आती है, अर्थात पलायन कर जाती है। इसे पलायन वेग कहते हैं। देखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मान पूछ लिया जाता है किसी भी एग्जाम में। तो पलायन वेग बराबर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। देखते हैं दाब, प्रेशर क्या होता है? किसी पृष्ठ या तल के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दाब। दाब का देखते हैं फार्मूला क्या होता है, P बराबर F/A। दाब बराबर पृष्ठ का लंबवत बल बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल। दाब का क्षेत्रफल, दाब क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। दाब किस पर निर्भर करता है? क्षेत्रफल पर। यदि किसी पिंड का पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक है तो दाब का मान घट जाता है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दाब का अन्य मात्रक पास्कल भी होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पास्कल। देखते हैं वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? वायुमंडलीय दाब वह दाब जो पास के 76 सेंटीमीटर लंबे स्तंभ द्वारा 0 सेंटीग्रेड ताप पर 45 अक्षांश पर समुद्र तल पर लगाया जाता है। देखते हैं वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या 1 बार के बराबर होता है। देखते हैं वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर की सहायता से मापते हैं। बैरोमीटर से मौसम संबंधी पूर्व अनुमान भी लगाए जाते हैं। देखते हैं इसके पॉइंट कौन कौन से हैं। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक रीडिंग अचानक से नीचे गिर जाता है तो आंधी या तूफान आने की संभावना होती है। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक, जिसे कहते हैं इंग्लिश में रीडिंग, अचानक से नीचे गिर जाए तो आंधी व तूफान आने की संभावना होती है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। अगला पॉइंट क्या है बैरोमीटर संबंधित? जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ होने की संभावना होती है। अगला पॉइंट, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक से ऊपर चढ़ता है तो तापमान में वृद्धि होने की संभावना होती है। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं उत्क्षेप या प्लावक बल, बियॉन्ड फोर्स। देखते हैं द्रव का वह गुण जिसके कारण वह द्रव में डूबने वाली प्रत्येक वस्तु पर ऊपर की तरफ एक बल लगता है, इसे उत्प्लावक बल या उत्क्षेप बल कहते हैं। उत्प्लावक बल की दिशा हमेशा ऊपर की तरफ होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट। देखते हैं डूबने वाली वस्तु पर जिस बिंदु पर उत्प्लावक बल कार्य करता है उसे उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। उत्प्लावन बल गहराई का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उत्प्लावक बल में गहराई का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उत्प्लावक बल आयतन से प्रभावित होता है। जिस वस्तु का आयतन अधिक होता है उस वस्तु का उत्प्लावक बेहतर कार्य करता है। ऐसी ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।